हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि हमने एनसीईआरटी का फिजिक्स का स्टैंडर्ड 12 का रिवीजन बहुत ही शॉर्ट टाइम में कैसे कंप्लीट किया जाता है वो स्टार्ट किया था। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन अंडर 40 मिनट कंप्लीट किया था, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक का हमने रिवीजन किया था। अब उसे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे और ये चैप्टर को भी हम 30 मिनट के अराउंड फिनिश करने की ट्राई करेंगे। तो देखते हैं, हम टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं। करंट का मतलब होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो होता है तो हम बोलेंगे कि करंट जनरेट होता है। सो करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सो सपोज हमारे पास एक वायर है, कंडक्टर है। ये कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ही, लेकिन जब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगना स्टार्ट होता है और उस केस में इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तब हम बोलते हैं कि करंट जनरेट होता है। तो करंट को डिफाइन कैसे करें? तो सपोज हमने करंट के लिए मान लो कि हम यूनिफॉर्म करंट की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन। पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एवरी सेकंड पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से जो चार्ज पार्टिकल क्रॉस होके निकलते हैं वो ऑलवेज सेम रहने चाहिए। तो एवरी टाइम इस टाइप के कंडीशन बने वो जरूरी नहीं है। तो अगर मान लो कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से फ्लो होने वाला चार्ज फ्लक्चुएट करता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें पर्टिकुलर टाइम के लिए एवरेज करंट को फाइंड करना पड़ता है। अब एवरेज करंट की डेफिनेशन क्या है? तो एवरेज करंट इज अगेन रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना भी चार्ज फ्लो हुआ है इस क्रॉस सेक्शन में से वो टोटल चार्ज को काउंट करना है। सो इट इज डेल्टा क्यू अपॉन वो चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ था। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो हमें एवरेज करंट मिलेगा। अब अगर मान लो कि पर्टिकुलर मोमेंट पर हमें करंट फाइंड करना है तो हम ऐसे करंट को बोलेंगे इंस्टंटेनियस करंट। इंस्टंटेनियस करंट I इज इक्वल टू स्मॉल चेंज डी क्यू अपॉन डी टी। तो अगर हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की लिमिट को टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो डेल्टा क्यू हमें डी क्यू के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब अगर हम चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें इंस्टंटेनियस करंट पता चलेगा। इसका मतलब कि अगर हमें करंट पर से चार्ज फाइंड करना हो तो करंट को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। अब करंट क्रिएट किससे होता है? तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो फ्री है, जो मूव कर सकता है, जैसे वायर के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करवाते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन। सिमिलर वे अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों मोबाइल होते हैं, इसलिए वो दोनों मिलकर करंट को फ्लो करवाते हैं। अब करंट का यूनिट क्या बनेगा? तो करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकंड होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखे तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा A1। करंट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किया गया है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ A1 आएगा। करंट को मेजर कैसे करेंगे? तो करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस को हम यूज करते हैं उसे ए मीटर या एम्पियर मीटर बोला जाता है। जनरली सर्किट में इस टाइप के सिंबल से उसको डिनोट किया जाता है। अब करंट के टाइप कितने हैं?
तो जनरली करंट दो टाइप का होता है, एसी करंट एंड डीसी करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जिसमें करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वायर के साथ बैटरी को कनेक्ट करके करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो ऑलवेज डीसी करंट होता है। एसी करंट कौन सा है? तो जो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो एसी करंट होता है, जो जनरेटर से प्रोड्यूस किया जाता है या इलेक्ट्रिक डायनेमो से प्रोड्यूस किया जाता है। चलो, हमने करंट क्या है वो समझ लिया। अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में, एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। करंट डेंसिटी को हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। सो सपोज मान लो कि कोई एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर में से I जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट डिवाइड बाय उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो। अगर हम ये दोनों का रेशियो लेते हैं तो उससे हम करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सो J इज इक्वल टू I डिवाइड बाय A बनेगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट सेम डायरेक्शन में नहीं है तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मूला J इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा A इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अब इसके ऊपर से अगर हम I को सब्जेक्ट बनाए तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट DA बनेगा। इसका मतलब कि करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उस डायरेक्शन में बनेगी, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो। नेगेटिव चार्ज के लिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगी। अब ये फॉर्मूला जो है उससे हम पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में करंट को फाइंड कर सकते हैं। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा? तो I अपॉन A लिखा हुआ है, करंट डिवाइड बाय एरिया, इसलिए उसका यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 L माइनस 2 T0 एंड A 1 आएगा। अब रिलेशन हम ऑब्टेन करते हैं करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच में। तो करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी का जो रिलेशन है वो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E है, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला जो है वो बेसिकली डिराइव किया जाता है ओम्स लॉ पर से, V इज इक्वल टू I इंटू R वाले फॉर्मूला पर से। तो न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हमें करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ऑब्टेन करना है तो उनका न्यूमेरिकल रिलेशन बनता है J इज इक्वल टू NeVd, where Vd is drift velocity of charge particle, E is charge of electron which is fundamental charge, and N is called number density of free electrons. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। पहले टॉपिक में हमने ये देखा कि करंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं करंट को जनरेट कैसे किया जाता है। करंट को मूव करवाने के लिए चार्ज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है, और वो फोर्स लगाने के लिए यूज किया जाता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट कभी प्रोड्यूस नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस को आगे हमने डिफाइन किया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल की सिंपल डेफिनेशन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज होती है। तो अगर हमें कोई सर्किट में करंट को फ्लो करवाना है तो चार्ज को कैसे पुश करें, इसके लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसे बोला जाता है सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो, लेकिन बाय डेफिनेशन वो फोर्स नहीं है, वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
तो कौन बनेगा सोर्स ऑफ ईएमएफ? तो अगर हमें डीसी करंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ बनता है बैटरी। अब बैटरी चार्ज को कैसे पुश कर सकती है? बैटरी में ये एनर्जी कहां से स्टोर होती है? तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिलअप किया होता है। वो सॉल्यूशन जो है वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन करता है और उससे चार्ज पार्टिकल्स जो है वो जनरेट होते हैं। तो यहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ईएमएफ वर्ड जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सेल इसको रिप्रेजेंट करती है। तो सेल के अंदर एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ जनरेट होना। और ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, क्योंकि वो अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं तो उस केस में बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसके आयन के साथ कोलिजन होते हैं और इसलिए कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो ईएमएफ जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हुई है बैटरी के अंदर वो हमें बैटरी के बाहर नहीं मिलती है। तो यहां पर बैटरी ने जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर किया उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, और टर्मिनल पर हमें जो एनर्जी अवेलेबल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल वोल्टेज से। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो बाउंड्री पर या टर्मिनल पर अवेलेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जबकि ईएमएफ जो है वो बैटरी के अंदर एक्चुअली जो जनरेट होती है वो एनर्जी है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें बैटरी को डिस्चार्ज करने की, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैटरी को, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है, ये बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, सर्किट में आई जितना सपोज करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बैटरी के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होगी वो बनेगी आई इंटू स्मॉल आर जितनी। इसलिए टर्मिनल पर जो एनर्जी मिलेगी वो E माइनस आई आर बनेगा। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिलता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर हमने ये बैटरी को ओपन कंडीशन में रखा हुआ है, इसका मतलब कि सर्किट को ब्रेक कर दिया है, तो अभी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाएगा। तो अगर ये टर्म को हम जीरो ले लेते हैं तो V इज इक्वल टू E हो जाएगा। सो ओपन सर्किट में ऑलवेज V इज इक्वल टू E बनता है। तो जब हम कोई भी सेल को यूज नहीं कर रहे होते तब उसका टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों चीजें सेम होती है, लेकिन जब यूटिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो जो उसके ऊपर ईएमएफ लिखा होता है वो हम 100% यूज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि जब बैटरी का चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा। तो सपोज यहां पर हमने एक E2 कैपेसिटी के सेल को E1 कैपेसिटी के सेल के साथ कनेक्ट किया है और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। इसको अपोजिंग कंडीशन बोलते हैं। सपोज E1 का ईएमएफ E2 से ज्यादा है तो करंट E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा और वो E2 के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। जिस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलता है वो बैटरी ऑलवेज डिस्चार्ज हो रही होती है, और जिसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगा वो बैटरी का चार्जिंग होता है। डिस्चार्जिंग के लिए जो फॉर्मूला है वो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर बनेगा। चार्जिंग के लिए टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा आएगी, जब यहां से चार्ज अंदर फ्लो करेगा तब एनर्जी का वेस्टेज आएगा, तो उसके लिए ईएमएफ वोल्टेज से लेस हो जाता है। सो टर्मिनल वोल्टेज V2 इज इक्वल टू E2 प्लस IR2 फॉर्मूला उसके लिए बनेगा। चलो अब हम ऑब्टेन करते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन। करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया था ओम साइंटिस्ट ने, इसलिए हम उसको ओम्स लॉ से आइडेंटिफाई करते हैं। क्या है ओम्स लॉ? तो हम कोई भी वायर के दो एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं
उसके ऊपर डिपेंड करता है उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वायर है, अगर हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी में जितना वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे उतना यहां से फ्लो होने वाला करंट जो है वो इंक्रीज होगा। अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। दैट मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो मैथमेटिकली डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R बनेगा, जिसको हम V इज इक्वल टू IR से भी डिनोट कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म है ओम्स लॉ का। यहां पर R जो है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और कंडक्टर जिसमें से हमने करंट को फ्लो करवाया है। अब रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या? तो जब कोई चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा होता है तो वो कंडक्टर के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो चार्ज पार्टिकल को मूव होने में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और उससे कुछ प्रोपोर्शन में एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। ये जो इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं टू रेजिस्ट। रेजिस्ट करने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगता है वो फाइंड करने के लिए जो क्वांटिटी डिफाइन की है वो क्वांटिटी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बनेगा? तो V अपॉन I मतलब वोल्टेज अपॉन एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम ओम सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको ओमेगा सिंबल से भी लिखा जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो वोल्टेज का पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। डिवीजन में करंट का A1 आएगा तो हमें आंसर मिलेगा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जनरली हमें यूज करना होता है व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट को। अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? तो रेजिस्टेंस कभी भी करंट या वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंडक्टिंग मटेरियल पर, उसके डायमेंशन पर और साथ साथ टेम्परेचर पर। तो अगर हम पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें तो वो बनेगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब रो यहां पर क्या है? रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, जिसका यूनिट बनेगा ओम इंटू मीटर। हमने देखा कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है और डायमेंशन पर डिपेंड करता है। तो अब हम ये बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी टाइप ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है, फॉर एग्जांपल मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, तो ऐसे मटेरियल को हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। जिस मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत हाई होती है उस मटेरियल को हम इंसुलेटर बोलते हैं, और जिनकी वैल्यू ये दोनों के बीच में आती है उनको हम सेमीकंडक्टर या सेमी मेटल से आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करें तो कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी लो होती है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। सो दिस इज सिंपल इनवर्स। अब कंडक्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा? तो कंडक्टिविटी का यूनिट है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम सीमेंस से भी डिनोट करते हैं, इसलिए सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स भी हम नोट कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी अब उसकी बात करते हैं। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन जो है वो अगर हम सिंप्लीफाइड और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ऑब्टेन करें
तो वो फॉर्मूला बनता है रो इज इक्वल टू रो जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। यहां पर टी जीरो जो है वो रेफरेंस टेम्परेचर है, 0 डिग्री 20 डिग्री इस टाइप से, और रो जीरो जो होता है वो रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर होता है। अब T इज द गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हमें रेजिस्टिविटी को फाइंड करना होता है, एंड अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये पर्टिकुलरली टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अल्फा का यूनिट बनेगा टेम्परेचर इनवर्स, दैट मींस केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है। मेटल के लिए और एलॉय के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, और इसलिए मेटल और एलॉय में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, जबकि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, उसका अल्फा नेगेटिव में लिया जाता है। अगर ये रिलेशन को हम L अपॉन A से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो ये फॉर्मूला बन जाता है रेजिस्टेंस का। इसलिए रेजिस्टेंस में R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो करके पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने बात की रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, वो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज। मोबिलिटी मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कितना इजीली मूव करेगा। चार्ज जितना इजीली मूव करेगा उतना ज्यादा करंट वो जनरेट करेगा, यानी कि उतनी बेटर कंडक्टिविटी उस मटेरियल की आएगी। तो उसको डिफाइन करेंगे तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन इट। अब उसका यूनिट क्या बनेगा, तो यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो m-1 L0 T2 A1 आएगा। मोबिलिटी कंडक्टिविटी के साथ कैसे कोरिलेट करेगी, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू मोबिलिटी म्यू इनटू नंबर ऑफ फ्री चार्जेस per unit volume. So this is free charge density, or we can say number density, and E is fundamental charge. अब तक हमने करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होती है वो स्टडी किया। अब अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमें दिया है, तो वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल करंट फ्लो कर सकते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस बैटरीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें कोई भी पॉइंट पर मान लो कि वोल्टेज फाइंड करना है, कोई अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, कोई दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या तो कोई ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है, तो वहां पर ओम्स लॉ सफिशिएंट नहीं होता है। तो उस केस में हमें एनर्जी कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन को यूज करके फर्दर इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, जिसको सबसे पहले ऑब्टेन किया था किरचॉफ साइंटिस्ट ने। हम उसे किरचॉफ लॉ से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर हम पहला लेते हैं किरचॉफ जंक्शन रूल। अब जंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है नेटवर्क का, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, जहां पर दो से ज्यादा वायर कनेक्ट होते हैं। मतलब उस पॉइंट से करंट जो है वो स्प्लिट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। जैसे सपोज ये फिगर में हमने एक ए पॉइंट को जंक्शन बनाया हुआ है। ए पॉइंट पर टोटल 4 वायर्स कनेक्ट हुए हैं। यहां पर फर्स्ट वायर में से I1 करंट एंटर होता है, सेकंड वायर में से I2 बाहर निकल रहा है, थर्ड में से I3 बाहर निकलता है, और फोर्थ वाले में I4 जितना करंट एंटर कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जितना चार्ज पर्टिकुलर टाइम पर जंक्शन पर एंटर हुआ है
उतना चार्ज कंपलसरी जंक्शन से बाहर भी जाना चाहिए। तो यहां पर अगर हम चार्ज एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू चार्ज कमिंग आउट ऑफ इट पर यूनिट टाइम लिखे तो I1 प्लस I4 जो एंटर हुए वो दोनों करंट हमने ऐड किए इज इक्वल टू I2 प्लस I3 बनेगा जो करंट बाहर निकले थे। तो I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन इज ऑलवेज 0। अब जैसे जंक्शन पर करंट को फाइंड करना है तो हम जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं। सिमिलर वे अगर हमें कोई लूप दिया हो और वहां पर अगर हमें करंट या वोल्टेज को कैलकुलेट करना हो तो हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ लूप लॉ। किरचॉफ लूप लॉ जो है वो बना हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिमेन सेम। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का कोई एक लूप सिलेक्ट करें, लूप मतलब क्लोज्ड पाथ, जैसे हमने यहां पर ए बी सी डी ए पाथ को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर पाथ में अगर हम वोल्टेज का ड्रॉप कंसीडर करें तो उसका एल्जेब्रिक सम ऑलवेज 0 आना चाहिए। जितना वोल्टेज ए पॉइंट पर है वो वोल्टेज सेम रहना चाहिए। तो अगर हमें किरचॉफ सेकंड लॉ या लूप लॉ अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी हम कैलकुलेशन लूप को सिलेक्ट करके स्टार्ट करें तो अगर हम यहां से ए पॉइंट से बी की डायरेक्शन में मान लो कि कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर एक बैटरी आती है तो बैटरी के लिए हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए माइनस साइन लगानी है। और अगर लोअर टू हायर वोल्टेज गए तो ऐड करना है। रेजिस्टेंस को जब क्रॉस करेंगे तो अगर हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो हमें वोल्टेज ड्रॉप करना है डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर जितना। और अगर हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हमें एड अप कर लेना है। तो जैसे मान लो कि इस लूप के लिए हम कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले ए पॉइंट का वोल्टेज हम मान लेते हैं वीए जितना है। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो बैटरी आती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल गए तो हमें वोल्टेज ड्रॉप करना है E1 जितना। यहां से आगे बढ़े रेजिस्टेंस आया, हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है तो फिर से वोल्टेज ड्रॉप करना है, मतलब माइनस साइन I इंटू आर, तो I1 इंटू R1। अब ये करंट B से फ्लो होता हुआ इस बैटरी के थ्रू C पॉइंट तक आएगा। यहां पर फिर से बैटरी आई जिसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल गए तो वोल्टेज में इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट को हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे तो प्लस E2 आएगा। अब वापस रेजिस्टेंस R2 आया, हमारी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है तो माइनस साइन अप्लाई करो I1 इंटू R2 जितनी। अब C एक जंक्शन पॉइंट है, यहां से वायर ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है तो I1 करंट यहां पर आने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। सपोज इस डायरेक्शन में आने वाले करंट को हमने I2 कंसीडर किया तो ये साइड पर जाने वाला करंट हो जाएगा I1 माइनस I2। हमारा लूप जो है वो C से D की साइड जा रहा है तो C से D की साइड जाते हुए फिर से एक रेजिस्टेंस आया, करंट की हमारी डायरेक्शन सेम है तो ड्रॉप करेंगे I2 इंटू R3 जितना। अब हम D पॉइंट पर आ गए, D जंक्शन पॉइंट नहीं है इसलिए करंट सेम रहेगा। फिर से बैटरी आई, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल गए तो ड्रॉप हुआ माइनस साइन, प्लस टू माइनस E3 जितना। फिर आगे एक बैटरी आई नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल तो प्लस E4 हुआ। वहां से आगे गए ए पॉइंट वापस आ गया तो पहले जितना वोल्टेज था उतना वोल्टेज उस पॉइंट का मेंटेन रहना चाहिए। तो ये हमें किरचॉफ सेकंड लॉ से एक पूरा इक्वेशन मिल गया। यहां पर हम ये VA को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो सिंपल इक्वेशन माइनस E1 माइनस I1 R1 प्लस
E2 माइनस I1 R2 माइनस I2 R3 माइनस E3 प्लस E4 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो इस इक्वेशन को लेके फिर हम अननोन को फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमें कोई दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकालना है, फॉर एग्जांपल हमें बोला है कि हमें ए और सी का वोल्टेज फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सपोज हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उसका वोल्टेज वी ए कंसीडर कर लेते हैं, माइनस होगा E1, फिर माइनस होगा I1 इंटू R1, फिर बैटरी आई छोटे से बड़े एंड में इसलिए प्लस होगा E2, फिर माइनस I1 इंटू R2 होगा, सी पॉइंट पर पहुंच गए तो इज इक्वल टू आएगा VC। तो अगर हमें नेटवर्क के कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो भी हम किरचॉफ का लूप वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। सर्किट सॉल्यूशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने किरचॉफ लॉ को स्टडी किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की। रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट कांस्टेंट रहता है। सिमिलर वे जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो यहां पर हमने सर्किट में दो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन किया है और एक बैटरी को कनेक्ट किया है। बैटरी में से सपोज I जितना करंट फ्लो होता है वो I करंट पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस में से पास होगा, फिर सेकंड रेजिस्टेंस में से पास होगा और वहां से वो बैटरी में वापस आ रहा है। तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो करता है वो सेम रहता है। अब पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सपोज V1 कंसीडर करें और सेकंड वाले का वोल्टेज ड्रॉप V2 कंसीडर करें, तो दोनों वोल्टेज ड्रॉप का जो एडिशन होगा वो बैटरी का सप्लाइड टोटल वोल्टेज बनेगा। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बनेगा। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? तो वो दोनों रेजिस्टेंस के एडिशन जितना। सो R इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो अगर हमारे पास n ऐसे रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू वाले हैं और हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस n टाइम द रेजिस्टेंस ऑफ 1 बनेगा। इसका मतलब कि जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना होता है तो हम सीरीज कनेक्शन को प्रीफर करते हैं। यहां पर उसके बाद हमने एक पैरेलल कनेक्शन ड्रॉ किया हुआ है। पैरेलल कनेक्शन में दो रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट किया है जिससे कि बैटरी में से फ्लो होने वाला करंट जो है वो इस जंक्शन पर आने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। सपोज ऊपर वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट जाता है और नीचे वाले रेजिस्टेंस में I2 करंट जाता है। तो यहां पर करंट स्प्लिट होता है, I1 प्लस I2 करेंगे तो टोटल करंट हमें I मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल रहता है। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आएगा। V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 आएगा। अब इस सिचुएशन में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? तो 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस फॉर्मूला से हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जिसको सिंप्लीफाइड वे में R पैरेलल इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 बोल सकते हैं। तो अगर n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में अटैच करेंगे तो R पैरेलल इज इक्वल टू R अपॉन n हो जाएगा। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज होती है। तो जब हमें वैल्यू को डिक्रीज करना होता है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर करते हैं और अगर वैल्यू को इंक्रीज करना होता है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रीफर करते हैं। और पॉसिबल है कि आपको ये दोनों के कंबाइन यानी कि मिक्स कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। रेजिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बाद अब हम बात करते हैं सेल के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का। जब हमारे पास एक से ज्यादा सेल या बैटरीज होती है तो उनको भी हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं सीरीज कनेक्शन।
जैसे यहां पर हमारे पास मान लो कि 3 सेल है जिसको हमने 1 बाय 1 कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम पहले सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें, फिर दूसरे का नेगेटिव थर्ड वाले के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें, तो इस टाइप के कनेक्शन को हेल्पिंग कंडीशन बोलती है। सीरीज कनेक्शन में सबका करंट सेम रहेगा और जब सारे सेल हेल्पिंग कंडीशन में आएंगे तो उनके वोल्टेज या ईएमएफ डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट ईएमएफ बनेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 लाइक दिस। सेम वे अगर उनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 से हमें मिलेगा। अगर बाय चांस कनेक्शन में हमने कोई एक सेल को रिवर्स कनेक्ट कर दिया है, फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर का सेल जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले रखा है, फिर पॉजिटिव टर्मिनल रखा हुआ है, तो इसके वोल्टेज के कैलकुलेशन में ईएमएफ हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो अब टोटल ईएमएफ बन जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3। लेकिन जब हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट करेंगे तो वो फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 ही रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज ऐड होते हैं, लेकिन सीरीज में जितनी बैटरीज या सेल को रिवर्स कनेक्ट करोगे उतने उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन हुआ सीरीज का। अब उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने 2 सेल लिए हुए हैं, पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को और दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करके वहां से एक वायर निकाल दिया है। अगर हमने यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों में से जो I1 और I2 करंट फ्लो करेंगे वो करंट यहां से फ्लो करते हुए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू बैटरीज में वापस चले जाएंगे। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम बोलेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम ईएमएफ और रेजिस्टेंस को रिलेट करें तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन बनेगा। और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करें तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे बनेगा। अगर ये सर्किट में एक्सटर्नली पॉइंट्स कनेक्ट नहीं किए होते, ये सर्किट सपोज नहीं थी, तो ऐसी सिचुएशन में 2 डिफरेंट करंट एक लूप में कभी नहीं हो सकते। तो इस सिचुएशन में जो दोनों में से बड़ी बैटरी होगी, सपोज E1 हम ग्रेटर देन E2 ले ले, तो करंट I1 जितना सपोज निकला है तो वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा और वहां से वही I1 करंट वापस चला जाएगा। तो अब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए क्योंकि करंट सेम रहता है। और ऐसी सिचुएशन में ऊपर वाली बैटरी जो है वो नीचे वाली बैटरी को चार्ज कर रही होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कनेक्शन वो सीरीज में हो सकते हैं, वो पैरेलल में हो सकते हैं, या तो फिर वो मिक्स में हो सकते हैं। सर्किट सॉल्यूशन के बाद अब हम लोग मेजरिंग डिवाइस की बात करते हैं। अगर हमें करंट को डिटेक्ट करना है तो हम गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे, करंट को मेजर करना है तो हम एम्पियर मीटर यूज करेंगे, मान लो कि कोई 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम वोल्ट मीटर को यूज करेंगे। सिमिलर वे अगर सर्किट के अंदर कोई अननोन रेजिस्टेंस है और हमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो उसके लिए व्हिटन ब्रिज सर्किट को यूज किया जाता है। व्हिटन ब्रिज सर्किट कैसे वर्क करती है? तो यहां पर हमने डायग्राम में 4 आर्म्स बनाए हैं जहां पर 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। ये सपोज A पॉइंट है और उसके ऑपोजिट मान लो कि B पॉइंट है। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। सिमिलर वे रिमेनिंग 2 पॉइंट जो है वो C और D पॉइंट है, उसके बीच में हमने अटैच कर दिया है गैल्वेनोमीटर। अब R1 की वैल्यू पहले से नॉन है, R2 भी नॉन है, R3 हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है जिससे कि हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सके।
और R4 हमारा सपोज अननोन रेजिस्टेंस है। अब जब हम R3 की वैल्यू को चेंज करके गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को परफेक्टली 0 कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में C पॉइंट और D पॉइंट का वोल्टेज इक्वल हो जाता है और तब ये व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट बैलेंस कंडीशन में होती है। बैलेंस कंडीशन में इस ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए I1 करंट R1 से डायरेक्टली R2 चला जाता है और I2 करंट रेजिस्टेंस बॉक्स से अननोन रेजिस्टेंस से होके निकल जाता है। तो इस सिचुएशन में बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 बनेगा, या तो फिर हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। इसमें से 3 वैल्यू हमारे लिए नोन है, तो जो अननोन है उसकी वैल्यू को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेगा? तो व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होता है उसे बोला जाता है मीटर ब्रिज, जो जनरली लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने में यूज किया जाता है। तो सपोज हमने यहां पर एक मीटर ब्रिज में 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है R1 और R2। हमें ये रेजिस्टेंस में से किसी एक रेजिस्टेंस की सपोज वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसका सेंटर पॉइंट C जो है वहां से हमने एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया है, जो ये मीटर ब्रिज के वायर के साथ कांटेक्ट में आएगा D पॉइंट के फॉर्म में। A और B के बीच में हमने बैटरी को अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वायर को यानी कि जॉकी को इसके ऊपर मूव करवा के एक ऐसे पॉइंट को फाइंड करेंगे जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। तो अगेन व्हिटस्टोन ब्रिज की कंडीशन के अकॉर्डिंग R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 बनेगा। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 आएगा। L1 की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। दोनों में से एक रेजिस्टेंस अगर पता है तो दूसरा अननोन रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अब हम एक और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, एक और सर्किट, वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है वो जनरली कोई भी सेल के ईएमएफ को फाइंड करने के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर वोल्ट मीटर जो है वो हमें ईएमएफ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता है। तो पहले तो ये सर्किट कैसे कनेक्ट होती है, इसके अंदर पोटेंशियोमीटर वायर जो हमने ए से बी तक कनेक्ट किया हुआ है, वो ए और बी पॉइंट के बीच में हमें सर्किट में एक मेन सेल को कनेक्ट करना है जिससे कि उसमें करंट को फ्लो करवा सके। अब जिस पर्टिकुलर बैटरी का ईएमएफ फाइंड करना है उसे हमें कनेक्ट करना है ए पॉइंट के साथ, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट करके जॉकी के साथ कनेक्ट करना है। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बनेगा, तो पोटेंशियोमीटर वायर के कोई भी 2 पॉइंट के बीच में जो भी वोल्टेज बनता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। जैसे मान लो हमें ए और सी पॉइंट के बीच का वोल्टेज चाहिए, तो ए से सी तक की लेंथ जितनी बनेगी उतना वोल्टेज बनेगा। इसका मतलब अगर हम सी पॉइंट को शिफ्ट करके लेंथ को इंक्रीज करते रहते हैं तो उसका वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर सर्किट से हमें एक टाइप से कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहां पर जब हम अननोन ईएमएफ को फाइंड करेंगे तो वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे ए पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा और यहां पर जो लोअर वोल्टेज सी पॉइंट पर बनता है उसके साथ ये वाला एंड कनेक्ट होगा। ये ऑलरेडी ए और सी के बीच में एक वेरिएबल बैटरी बन चुकी है और वो वेरिएबल बैटरी इस बैटरी के साथ ऑपोजिंग कंडीशन में है। जब ये दोनों का ईएमएफ इक्वल हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बंद हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आएगा। तो हम ऐसे 2 पॉइंट सी और सपोज एक और अननोन बैटरी हम ले लेते हैं E2 वाली बैटरी
और उसके लिए भी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके ऐसे एक और पॉइंट हम ऑब्टेन कर लेते हैं डी। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 कर सकते हैं। दोनों में से अगर कोई एक का EMF हमें पहले से पता है, लेंथ हमें एक्सपेरिमेंटली मिल जाएगी, तो हम अननोन बैटरी के EMF को फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का एक और इंपॉर्टेंट यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। जैसे मान लो कि इस सर्किट में हमने एक सेल लगाया हुआ है E1 वाला और हमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें इस सेल के साथ एक और सर्किट अटैच करनी है जिसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देना है इसके पैरेलल में, और फिर हम रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकाल के सर्किट में अननोन इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला उसका क्या बनेगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने रेजिस्टेंस निकाला है वो, इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। L1 तब आएगा जब ये स्विच को हम ऑफ रखेंगे और इस बैटरी में से करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, मतलब जब बैटरी का EMF होगा। और L2 लेंथ हमें तब मिलेगी जब हम ये स्विच को ऑन करके इंटरनली करंट को फ्लो करवाएंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला को यूज करके हम अननोन EMF को फाइंड कर सकते हैं।